2 दिनों के अमेठी दौरे में राहुल गांधी को कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि सारी गड़बड़ियां राज्य सरकार की वजह से हैं और राहुल की कांग्रेस में कहीं कोई खोट नहीं है। राहुल को लोगों ने जमकर नसीहत भी दी और रास्ता भी रोका। कांग्रेस के उपाध्यक्ष अपने घर में अपने वजूद का वजन तौलने आए थे। अमेठी में इंतजाम झमाझम था। गगनभेदी नारों के बीच से नेताजी का काफिला निकलता जा रहा था। किसी ने हाथ मिलाया, कोई गले मिला और किसी ने गाया अपना दुखड़ा, लेकिन आखिर में जो निकल कर आया उसे सुनकर राहुल गांधी का मूड ऑफ हो गया। वो चाहती है कि राहुल गांधी क्षेत्र में आके दौड़ा करें, गांव-गांव में भ्रमण करके देखें कि क्या दशा यहाँ की हो रही है। अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो यहाँ से समझ लीजिए पत्ता खलास है। राहुल गांधी मुस्कुराकर निकल गए, लेकिन बात चुभ गई थी। उनकी सुई अभी तक 10 साल से वहीं अटकी हुई है। जो अच्छा है वो सब दिल्ली का दिया है और जो बुरा है वो सब लखनऊ की लीला है। अच्छा भैया, ये तो वायदा किया था अखिलेश जी ने, हुआ नहीं। वैसे ही बहुत सारे वायदे हुए थे। रोजगार का बहुत बड़ा वायदा हुआ था, पता नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। जय के उद्घोष के बीच उपाध्यक्ष की सवारी सरसराती हुई निकलती जा रही थी। कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस ठाव, कभी उस ठाव, दुकान में, मकान में, दलान में। चंदन गारमेंट्स से निकलकर राहुल आगे बढ़ गए, लेकिन अंदर जो बात हुई वो बाहर निकल गई। राजनीति का शोरूम चलाने वाले को अमेठी के सेल्समैन ने हिंदी में हिसाब समझा दिया था। कड़ी मेहनत की बहुत जरूरत है आपको, और मतलब 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, हमारी महंगाई की बर्छी लोगों के दिल में ऐसी चुभी हुई है कि राहुल गांधी की जय जय के शोर में भी दर्द सामने आ गया। आपका महंगाई जो मुद्दा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप ठीक कीजिए। और हमने कहा कि 2 ट्रेन हमारे यहाँ चलती है, रुकती नहीं, रुकने के लिए मैंने कहा, और कहा कि हाँ, हमारे बच्चे की शादी में आप आइएगा। बेटी की शादी का बुलावा दिया और लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि बहुरिया कब लाओगे। मामला व्यक्तिगत था, लेकिन आप जानते ही हैं, नेताओं को ना कहने की आदत जरा कम होती है, कहना पड़ता है, हो जाएगा। लोग उनकी शादी के लिए कहे गए, उनको करना पड़ेगा। शादी के सवाल से किसी तरह छूटकर आगे निकले तो शिक्षा मित्रों का सवाल आगे उनका इंतजार कर रहा था। माननीय जगदम्बिका पाल जी दिए हैं, ऐसे कम से कम 12 कांग्रेसी सांसद समर्थन पत्र दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले राहुल गांधी के लिए एक चेतावनी भी प्रदर्शनकारियों ने चिपका दी कि वो अमेठी में अपराधेय नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी कम से कम इसको लागू कराएं और तत्काल ये बजट सत्र में ही लागू होनी चाहिए, नहीं तो हम संघर्ष के बिगुल बजाएंगे और कहीं सभा नहीं होने देंगे। राहुल की मुश्किल ये है कि वो आगे बढ़ने से पहले अमेठी में ही अटक जाते हैं। उन्हें बार बार अमेठी को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो देश के नेता बाद में हैं और अमेठी के एमपी पहले। बात तकनीकी तौर पर सही भी है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी लोकप्रियता की प्रयोगशाला का विस्तार अमेठी से बाहर कब होगा। राहुल को अमेठी वालों ने छोटी बड़ी चीज पर मशवरा दिया और साथ ही यह भी चेता दिया कि अगर गलतियां नहीं सुधरी तो अंजाम 2012 के विधानसभा चुनाव से भी बुरा होगा। अब देखना यह है कि राहुल गांधी घर वालों की इन बातों पर कितना अमल करते हैं। आलोक श्रीवास्तव के साथ अशोक सिंघल, अमेठी आज तक। और जयपुर का इमोशनल कार्ड अब राहुल अमेठी में भी खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेठी उनका पहला प्यार है और राष्ट्रीय राजनीति के काम बाद में। उनकी इस अदा पर तालियां भी बजी और नारे भी लगे, लेकिन लोगों ने साथ में ये भी जता दिया कि अब इससे काम नहीं चलने वाला। राहुल गांधी जब से कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं, तब से वो जब तब भावुक हो जाते हैं। कभी राज को लेकर, कभी ताज को लेकर और कभी आवाज को लेकर। आवाज मतलब अमेठी की आवाज। 2 दिनों के दौरे पर अमेठी में 10 बार राहुल को बोलना पड़ा कि अमेठी उनका प्यार है, परिवार है। नंबर 1 पे अमेठी की जनता
और मेरा जो रिश्ता है अमेठी की जनता के साथ प्यार का रिश्ता है, उसको गहरा करता है। ये भावनाओं का जोर था या राजनीति की जरूरत नहीं मालूम, लेकिन राहुल जहां भी गए ये जरूर कहा, कहीं इससे अपनी बात शुरू की और कहीं इससे खत्म। कि मैं अब कांग्रेस पार्टी का और लोगों को लग रहा है कि अब उपाध्यक्ष बन गए तो अमेठी का क्या होगा। राहुल गांधी बताना चाहता हूँ कि ये अमेठी मेरा परिवार है, ये बच्चे मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है और ये मेरा घर है। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज अमेठी की जनता। कहीं लोग गा रहे थे, कहीं नाच रहे थे और कहीं बजा रहे थे, और इस सब के बीच राहुल निकलते जा रहे थे। हाथ मिलाने की होड़ में न नौजवान पीछे थे और न लड़कियां। कुछ जगह रुककर महिलाओं से भी मिले, हालचाल पूछा और कहा जहां गड़बड़ी है उसके लिए हमें नहीं जिले के अफसरों को परेशान कीजिए। राहुल अकेले भावुक नहीं होना चाहते थे, पूरे अमेठी को भावुक कर देना चाहते हैं, इसलिए वो विकास के बंद दरवाजों की कुंडियां खटखटा रहे थे। तारीख को हमारे भतीजे का कत्ल कर दिया गया, उसकी कत्ल करके लाश जो है नीम के पेड़ में गाड़ दी गई, उसके ऊपर हम लोगों ने फरियाद दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई हमें नहीं मिल रही है। साहब वहाँ के सीओ साहब को कहा कि आप इनको देख लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हम लोग बहुत शासन दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इससे हम लोग बहुत आगे बढ़े तो किसी ने गेंदे की माला पहनाई और किसी ने गुलाब की, लेकिन सारी लड़ाई जीत का लड्डू चखने के लिए है और उसमें अभी देर है, इसलिए फिलहाल चाहने वालों ने तौल कर मन बहला लिया। लेकिन लड्डू तो राहुल को चाहिए, जनता को तो सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। मेरी मांग है कि मुझे जाने आने के लिए प्रॉब्लम होती है, मुझे सड़क चाहिए, मुझे रास्ता चाहिए। अमेठी की इस लड़की के पास स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है और राहुल गांधी इस खोए हुए रास्ते से राजनीति की मंजिल नापने निकले हैं। 5 साल से माननीय राष्ट्रपति का आश्वासन मिल रहा है, आम लिए खुला था 20 वर्ष से, हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चे 3 स्कूल है। संदेश साफ है, अब सिर्फ संवाद से काम नहीं चलेगा, संघर्ष में भी साथ आना होगा और राहुल अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल की यह सीमा उनके बड़े सपने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। अशोक सिंघल के साथ आलोक श्रीवास्तव, अमेठी आज। तो एक तरफ राहुल गांधी लोगों से मिलकर उनका दिल जीतने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से जो रूठे थे वो नर्म पड़ रहे हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी के दिल्ली की तरफ बढ़ते कदमों को देख यूरोपीय संघ के सुर नरम पड़ गए हैं। विदेशियों के विरोध को खत्म होता देख कांग्रेस की पेशानी पर बल पड़ गया है। मोदी के खिलाफ पार्टी नेता इतना ज्यादा गुस्से में हैं कि उन्हें महिला विरोधी करार दे रहे हैं। गैर तो गैर, अपने भी मोदी पर अब तीर चला रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि मोदी जो है वो महिला विरोधी हैं, तो दूसरी तरफ शरद यादव का कहना है कि मोदी के नाम को पीएम पद के उम्मीदवार की तरह उछालना जो है वो कॉरपोरेट लॉबी के बढ़ावा देने की वजह से हो रहा है। संतों ने कहा मोदी को पीएम बनाओ। एनडीए चाहिए, ना यूपीए चाहिए, ना जेडीए चाहिए, अब राम जन्मभूमि निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए। यूरोपीय संघ ने भी गाया मोदी राग। बीजेपी में भी मोदी की जय जयकार। सबसे लोकप्रिय, सबसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी अगर कोई व्यक्ति है तो वह है नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद से कांग्रेस के पेट में ऐसी मरोड़ उठी है कि चेहरा कमान की तरह तन गया है। पार्टी राहुल नाम की लाठी को आगे कर तो रही है, लेकिन अभी तो वह खुद ही बुजुर्गों के ओट के आसरे हैं।
ऐसे में पार्टी ने अपनी ऐसी प्रवक्ता को आगे किया जो बोलने में कम और बात को उड़ाने में ज्यादा यकीन रखती है। रेणुका चौधरी को कुछ और समझ में नहीं आया तो मोदी की वैवाहिक स्थिति पर अंगुली उठा दी। अब यूरोपियन यूनियन में बहुत जल्दी महिलाएं वहां भी उनकी जानकारी हो जाएगी कि मोदी महिलाओं का मर्यादा नहीं रखता, उसको आता भी नहीं है कि गरिमा मर्यादा क्या चीज है। मैंने कहा ना उनकी अपनी बीबी की गरिमा रखते हैं ना दूसरों की बीबी की मर्यादा रखते हैं। दरअसल कांग्रेस की रणनीति यह है कि मोदी के साथ बहस को इतने निचले स्तर पर ले जाया जाए कि जहां मोदी उलझ कर रह जाएं और विकास और देश की राजनीति को भूल जाए। लेकिन डर ये भी है कि जैसे कांग्रेस कहीं पर कुरियन के मसले पर फंसी है तो उस पर पलटवार भारी न पड़ जाए। मोदी की शादी को लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस पहले भी बहुत परेशान रही है। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह भी इसे लेकर कई बार सवाल कर चुके हैं। अगर आप YouTube पर नरेंद्र मोदी वाइफ पर आप चले जाइए, आपको जशोदाबेन का स्टेटमेंट आएगा, जिनकी शादी नरेंद्र मोदी जी से 1968 में हुई थी। उसके बारे में आज तक नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? और अब तो एनडीए में भी मोदी के विवाहित और अविवाहित होने के भेद पर चुटकी ली जा रही है। शरद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कॉर्पोरेट लॉबी मोदी का नाम जानबूझकर उछाल रही है। ये निरर्थक और बिल्कुल योजनाबद्ध किसी की कुछ तो कारपोरेट्स लगे हैं इसमें, और जो कारपोरेट्स हैं मैं उनसे सब नहीं लगे हैं, कुछ हैं, मैं उनसे वार्न करता हूं कि आग से खेल रहे हो। अपना ब्याज व्यापार है, धंधा करो। राजनीति जो है वो पार्टियां करती है, पार्लियामेंट करती है। मोदी पर यह सवाल नए नहीं है, लेकिन मोदी ने आज तक इस पर कुछ नहीं कहा। अब इस चुप्पी में कांग्रेस चतुराई की तलाश कर रही है और इस तलाश में उसकी अपनी शालीनता ही सवालों के घेरे में आ गई है। संदीप सोनवलकर के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। 3 साल पहले वसुंधरा राजे को बड़ी फजीहत के साथ विपक्ष की नेता की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इन 3 सालों में बीजेपी ने पार्टी ने उनके तमाम विकल्पी पर विचार किया, लेकिन आखिर में यही तय हुआ कि फिर से सत्ता चाहिए तो वसुंधरा राजस्थान में पार्टी की मजबूरी है। वसुंधरा राजे नेता तो पहले भी कद्दावर थी, लेकिन अब कुर्सी मिल गई है। राजनीति में कुर्सी के अपने काम होते हैं और जितने काम होते हैं उतने तामझाम होते हैं। रानी की वापसी पर बीजेपी दफ्तर की रौनक देखने लायक थी। कहीं तिल रखने तक की जगह नहीं थी और नारेबाजी से आसमान गूंज रहा था। वसुंधरा आ तो गई है, लेकिन आगे बढ़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी सांप सीढ़ी के खेल में फंसी हुई है। किसे कौन कब डस लेगा इसे पद नहीं पासा तय करता है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो वसुंधरा के बांधने में क्या बुराई है। दिसंबर 2003 में मिली थी भाजपा, दिसंबर 2013 में उससे भी बड़ी चीज की कहानी। ये वही वसुंधरा है जिन्हें बीजेपी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति के लिए जिम्मेदार माना था। पार्टी ने विपक्ष की नेता पद से इस्तीफे का दबाव बनाया, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आखिर में उन्हें यह फजीहत झेलनी पड़ी थी। अब उन्हीं वसुंधरा को पार्टी ने फिर से पुरानी कुर्सी पर बैठाया है। राजस्थान बीजेपी में नया जोश भरने के लिए भेजी गई है वसुंधरा, लेकिन पार्टी में जोश तो तब आएगा जब नेता जोश में होंगे, और फिलहाल तो आलम यह है कि प्रदेश के बड़े बड़े नेता अभी भी वसुंधरा की वापसी पर बुद्धि लगा रहे हैं। ये तो केंद्रीय नेतृत्व जब ठीक समय समझते हैं, उनका निर्णय करना है, बात करने का अधिकार उनका है, सुनने का अधिकार उनका है, फैसला करने का अधिकार है। वसुंधरा भिवाड़ी से करीब 150 सभाओं को संबोधित करती हुई जयपुर पहुंची थी। 14 घंटे की यात्रा में 150 सभा, मतलब आना जाना बोलना और पहुंचना मिलाकर एक सभा 6.25 मिनट की। क्या तो उन्होंने कहा होगा, क्या तो लोगों ने समझा होगा, लेकिन झांकी बढ़िया सज गई। वैसे इस कारनामे के रास्ते में काले झंडे भी आए। नागौर के निलंबित विधायक हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा का स्वागत ऐसे ही किया
लेकिन मैडम के पास पार्टी के भूतपूर्व हनुमान को जल चढ़ाने की फुर्सत नहीं थी। जयपुर पहुंचने में देर हो रही थी। राज के रास्ते में राजे को ऐसी अड़चनों से निपटने की आदत है। इसमें कोई शक नहीं कि वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जिस तरह से एकजुटता के दावे किए गए थे वो वसुंधरा राजे के 2 दिन के जलसे में हवा होते दिखे। जिन लोगों की वजह से वसुंधरा राजे का विरोध था उससे वसुंधरा राजे घिरे हुई दिखी, जबकि संघनिष्ठ बीजेपी के धुरंधर नेता हाशिए पर दिखे। लिहाजा वसुंधरा राजे के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपने घर को समेटना। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। CWG से लेकर 2G और कोल ब्लॉक आवंटन तक में घोटाले का दावा करने वाले CAG विनोद राय एक बार फिर सियासी गहमागहमी के केंद्र में हैं। इस बार उन्होंने 7 समंदर पार से सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। सवाल ये कि क्या सरकार चंद कारोबारियों के लिए तमाम पॉलिसीज बनाती है? क्या सरकार और उद्योगपतियों में सांठगांठ है? क्या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनती है पॉलिसी? क्या देश का CAG सिर्फ अकाउंटेंट बनकर रह गया है? क्या CAG अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रही है? देश के सामने ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय के बयान से। दरअसल अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक लेक्चर के दौरान देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय ने कह दिया कि पब्लिक ऑडिटर की कोशिश क्रोनी कैपिटलिज्म यानी सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों के बीच सांठगांठ को सामने लाने की होगी। CAG ने कहा कि सरकार को उद्योग का समर्थन करना चाहिए, न कि किसी खास उद्योगपति का। विनोद राय ने कह दिया कि क्या हम सिर्फ अकाउंटेंट हैं? क्या CAG की भूमिका सिर्फ रिपोर्ट को संसद में रखने तक सीमित होनी चाहिए? विनोद राय ने कहा कि CAG को लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। CAG की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G और कोयला आवंटन में घोटालों का तोहमत झेल चुकी सरकार ने हमला सीधा उनकी विश्वसनीयता पर किया। आज तक हमारे उस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि CAG साहब वो 1,76,000 करोड़ जिसका आपने गणित लगाया था वो कहां पर है। इसलिए ये ज्यादा उचित रहेगा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सम्मानीय लोग इन बहुत ही गरिमा के पदों पर बैठते हैं, वो अपनी लक्ष्मण रेखा को महसूस करें और भारत को या भारत की प्रक्रिया को या भारत की जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खासकर भारत के बाहर जाकर क्रिटिसाइज ना करें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पुरानी टीज भी झलक आई। CAG के बहाने न्यायपालिका से लेकर सिविल सोसाइटी तक को उन्होंने लक्ष्मण रेखा का पाठ पढ़ा दिया। और अकाउंटेंट नहीं तो और क्या होंगे? वो क्या बनना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। संविधान में CAG का जो कार्यक्षेत्र है वो परिभाषित है और उस परिभाषा के अनुसार ही अपना काम सबको करना चाहिए। जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव का काम करेगी, CAG अगर पॉलिसी बनाएगी और सिविल सोसाइटी अगर कानून बनाएगी तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? विनोद राय की रिपोर्ट ने विरोधी सुरों को बुलंद होने का मौका दिया। अब वो विरोधी उनके बयान के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता के भ्रष्टाचार और घोटालों का सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करती रही और जिसका नतीजा हुआ कि बार बार CVC की तरफ से भी इस तरह की बातें आई, CAG की तरफ से भी इस तरह की बातें देश के सामने आती रही। और जब ये UPA बनी उस समय से ही इनकी मानसिकता संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ साजिशें करना और संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश करना रहा है। पहले घोटाले के दावे और अब कारोबारियों से सांठगांठ का इशारा। जाहिर है 7 समंदर पार से आया CAG का ये बयान सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आज तक ब्यूरो।